दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है रूढ़िवाद। आज हम पढ़ेंगे कि आखिर रूढ़िवाद क्या होता है, रूढ़िवाद के कितने प्रकार हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो हम अब इसके अर्थ के साथ शुरुआत करते हैं कि आखिर रूढ़िवाद होता क्या है। तो अगर हम रूढ़िवाद के अर्थ को समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे देखेंगे कि इसकी अनेक अवधारणाएं हैं जिसके माध्यम से हम रूढ़िवाद को समझ सकते हैं। अगर सामान्य तौर पे बात करें तो हम कह सकते हैं कि रूढ़िवाद एक ऐसे व्यक्ति का बोध कराता है जिसका व्यवहार नर्म हो अथवा चौकस हो। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो व्यवहार में नर्म हो और चौकस हो, वो कहीं ना कहीं हमें रूढ़िवादी व्यक्ति का बोध कराएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी जीवन शैली की तो देखते हैं एक रूढ़िवादी व्यक्ति की जो जीवन शैली है वो पारंपरिक है और नैतिक है। यानी ये परंपरा के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होगा, पारंपरिक व्यक्ति होगा और इसकी जो निष्ठा होगी अपनी परंपराओं में अधिक होगी। हम ये भी कह सकते हैं कि रूढ़िवादी व्यक्ति जो है ये परिवर्तनों से संकोच करता है और उनसे डरता है। आपने किसी भी विषय पर जब कोई मतभेद होता है तो समाचारों में भी अक्सर सुना होगा कि रूढ़िवादी व्यक्ति जो है इसका विरोध करते हैं। तो रूढ़िवादी व्यक्ति क्या है, हमेशा कहीं ना कहीं वो समाज में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करते हैं और इन विरोध का कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं वो इन परिवर्तनों से डरते हैं। रूढ़िवादी को हम एक विचारधारा भी कह सकते हैं और ये एक ऐसी विचारधारा है जो संकोच करती है किससे, परिवर्तनों से। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो परिवर्तनों से डरती है। रूढ़िवादी व्यक्ति जो होते हैं या फिर रूढ़िवादी जो विचारधारा है ये एक ऐसी विचारधारा है जो पक्ष की अपेक्षा विपक्ष में अधिक इंटरेस्टेड है और इसका विरोध अधिक करती है। जो भी पक्ष की बात होगी, जो सकारात्मक चीज़ होंगे उस पर इनका विरोध प्रकट होना स्वाभाविक होता है। अगर इनकी मानसिकता को हम समझने का प्रयास करें जो रूढ़िवादी व्यक्ति है तो हम देखेंगे कि रूढ़िवादी जो है ये पक्ष की अपेक्षा विरोध में बेहतर सोच समझ रखते हैं और स्पष्ट सूझबूझ रखते हैं। यदि किसी विषय पर रूढ़िवादी व्यक्ति से अगर कुछ पूछा जाए, उनका मत लिया जाए, तो एक तो वो हमेशा विपक्ष में उसके खड़े होंगे और विपक्ष में खड़े होने के कारण इनके पास अधिक और स्पष्ट सूझबूझ देखने को मिलता है। यानी विपक्ष वाली चीज़ों को ये अधिक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं और उसके विरोध में अत्यधिक तथ्य या फिर उसके विरोध में अधिक बातों को स्पष्ट रूप से रख पाते हैं। तो ये कुछ रूढ़िवादी व्यक्तियों की जो है ये यहाँ पे सामान्य तौर पे पहचान कर सकते हैं। या फिर ये इसकी परिभाषा भी हम यही कहेंगे कि रूढ़िवादी एक ऐसा व्यक्ति है जो परिवर्तन से संकोच करता हो, डरता हो, विनम्र हो और इसकी जो निष्ठा हो वो पारंपरिक हो। इसके अलावा अगर हम देखें रूढ़िवाद के बारे में तो हम इसको एक नकारात्मक विचारधारा भी कह सकते हैं। रूढ़िवाद जो है एक नकारात्मक विचारधारा है और ऐसा इसलिए कहना उचित होगा क्योंकि ये हमेशा परिवर्तन का विरोध करता है और वो परिवर्तनों को लेकर संदेह की दृष्टि से देखता है। समाज में हो रहे परिवर्तन को रूढ़िवाद हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है और उसको ये लगता है कि ये परिवर्तन उसके लिए घातक सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से रूढ़िवादी विचारधारा एक नकारात्मक विचारधारा है। एक अन्य पॉइंट ये भी है कि रूढ़िवादी जो व्यक्ति है, ये रूढ़िवादी जो विचारधारा है, ये यथास्थिति का समर्थन करते हैं। यानी जैसा है वैसे रहने दो, समाज में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के विरोधी हैं और इसका स्पष्ट अर्थ यही निकलता है कि ये यथास्थिति के समर्थक है। यानी जो स्थिति चली आ रही है या जो स्थिति बनी हुई है उसको उसी प्रकार से चलने दिया जाए, उसी प्रकार से रहने दिया जाए। रूढ़िवाद को हम एक मनोवृत्ति भी कह सकते हैं। यानी एक ऐसी मानसिक क्रिया, यानी एक ऐसी मानसिक सोच जो जीवन की ओर एक दृष्टिकोण है। जीवन की ओर कई दृष्टिकोण हमें देखने को मिलेंगे। एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो साइंटिफिक तरीके से सोचेंगे, आधुनिक तरीके से सोचेंगे। लेकिन यहाँ रूढ़िवादी अगर विचारधारा की बात करें तो इनकी जो सोच है ये पारंपरिक है। ये पारंपरिक तरीके से हर चीज़ को देखने और सोचने समझने का प्रयास करते हैं। तो रूढ़िवादी एक मनोवृत्ति है। रूढ़िवाद को हम अमूर्त सिद्धांतों की अपेक्षा अपने तर्कों को अनुभव तथा वास्तविकता से अधिक जोड़ते हैं। एक रूढ़िवादी व्यक्ति की बात करें
तो हम देखते हैं कि अमूर्त सिद्धांत, आज का जो समाज है, आधुनिक युग जो है, ये सिद्धांतों पे अधिक चलता है। लेकिन रूढ़िवादी जो समाज है ये अमूर्त सिद्धांतों पे, यानी जो साइंटिफिक सिद्धांत है उनके ऊपर विश्वास नहीं करता, बल्कि ये अपने अनुभव और वास्तविकता से जोड़ के देखने का प्रयास करते हैं। ये अपने अनुभवों को अधिक बल देते हैं बजाय अमूर्त सिद्धांतों के। रूढ़िवाद मात्र दोस्तों तथ्यतावाद नहीं है और ना ही ये अवसरवाद है। ये लोगों के बारे में, उन समाजों के बारे में जिनमें लोग रहते हैं तथा राजनीतिक मूल्यों की महत्वता के बारे में कुछ एक राजनीतिक विश्वासों पर आधारित है। रूढ़िवाद जो है दोस्तों ये राजनीतिक विश्वासों पर भी आधारित है। इस दृष्टिकोण से अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण विद्वान की, राजनीतिक विद्वान की, जिनका नाम है एंड्रू हेड, तो वो कहते हैं कि रूढ़िवाद को उदारवाद और समाजवाद की भांति एक विचारधारा कहा जा सकता है। जिस प्रकार से हमने उदारवाद और समाजवादी विचारधारा के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार से रूढ़िवादी भी एक विचारधारा है। अगर आपने उदारवाद और समाजवाद को नहीं पढ़ा है अभी तक, तो नीचे डिस्क्रिप्शंस और ऊपर आई बटन के द्वारा जाकर इस दोनों टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं रस्कल कर्क, तो ये भी इन्होंने बताया कि रूढ़िवाद का सार तत्व क्या है, यानी कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनके आधार पर कह सकते हैं कि ये रूढ़िवादी विचारधारा है। तो रूढ़िवाद मानवता के प्राचीन नैतिक परंपराओं का संरक्षक है। रूढ़िवाद क्या कहता है कि जो मानवता की प्राचीन नैतिक परंपराएं हैं उनका संरक्षण करता है। और रूढ़िवादी व्यक्ति या विचारधारा अपनी रीतियां, प्रथाएं और संरचनाएं इनके ऊपर ज़्यादा विश्वास करता है। और वह कहता है कि एक नागरिक व्यवस्था का जो आधार है, यानी नागरिक व्यवस्था का आधार किसको मानते हैं रूढ़िवादी, वो रीतियों को, प्रथाओं को और संरचनाओं को, इन तीनों मुख्य बिंदुओं को वो नागरिक व्यवस्था का आधार मानते हैं। तो इनका सार तत्व भी यही हुआ कि ये कहीं ना कहीं पारंपरिक है और इनकी परंपरा में बहुत ज़्यादा निष्ठा है और ये रीति रिवाजों को अपने ज़्यादा मानते हैं। अब हम बात करते हैं रूढ़िवाद के प्रकार की, या फिर ये कह सकते हैं रूढ़िवादी अवधारणा के विभिन्न प्रयोग। तो सबसे पहला जो प्रयोग या प्रकार है वो है स्वभावगत रूढ़िवाद। तो स्वभावगत रूढ़िवाद से हमारा स्पष्ट अर्थ ये निकलता है कि अगर हम रूढ़िवादी, स्वभावगत रूढ़िवादी को पढ़े या ऐसे व्यक्तियों को देखें तो पता चलता है कि इन व्यक्तियों का स्वभाव जो है ये स्वभाव से ही रूढ़िवादी होते हैं। रूढ़िवाद एक विधिवत जीवन तथा कार्य संचालन शैली के विरुद्ध परिवर्तन को रोकने हेतु एक प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्ती है। यानी रूढ़िवादी व्यक्ति जो है, ये जो जीवन शैली है वो विरोध करती है। कैसे जीवन शैली का? जिसमें परिवर्तन होता हो। तो परिवर्तनपूर्ण जीवन शैली का ये विरोध करती है और यथास्थिति का समर्थन करती है। एक विद्वान जो थे राजनीतिक, जिनका नाम है रॉसिटर, तो वो कहते हैं कि रूढ़िवाद प्रभावी रूप से एक स्वभावगत एवं मनोवैज्ञानिक अवस्थिति है, विशेषताओं का समूह है जो सभी समाजों में अधिकांश लोगों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वे रूढ़िवादी स्वभाव के आवश्यक तत्वों को इस प्रकार बताते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्वभावगत रूढ़िवाद की, तो स्वभाव से हमारा अर्थ यही निकलता है कि ऐसे व्यक्ति के स्वभाव जो है, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव ही रूढ़िवादी होता है। और इसका कारण है अभ्यस्तता, जड़त्व, भय और स्पर्धा। यानी स्वभावगत रूढ़िवादी व्यक्ति क्या होगा? ये अभ्यस्तता हो चुका होगा, यानी ये समय के दौर से गुजर चुका है। ये नहीं कि इसने किसी भी प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, जिसकी वजह से ये उसी परंपरा के बारे में, उसी रीति रिवाजों के बारे में इतना अभ्यस्त हो चुका है कि उसे वही चीज़ अच्छी लगती है और वो उसी का समर्थन करता है। साथ ही उसका जड़त्व भी है, यानी जुड़ा हुआ। जड़त्व का अर्थ होता है किसी चीज़ से जुड़ा हुआ। तो रूढ़िवादी व्यक्ति जो है अपनी परंपराओं से, अपनी रीति रिवाजों से, अपनी जो पुरानी धारणाएं हैं, जो यथास्थिति है, उससे इस प्रकार से जुड़ा रहता है कि वो उससे अलग नहीं होना चाहता। और उससे अलग होने का उसको भय भी है। इसके अलावा वो स्पर्धा से भी डरता है। समाज में हो रहे स्पर्धा, जो भी कंपटीशन हो रहे हैं, उससे भी डरता है। इसलिए वो स्वभावगत रूढ़िवाद, इस प्रकार से हम स्वभावगत रूढ़िवाद को स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरा रूढ़िवादी का जो प्रकार है वो है स्थितिगत रूढ़िवाद। तो स्थितिगत रूढ़िवाद से हम साफ तौर पे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये यथास्थिति को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। यानी जैसा है, जैसा चल रहा है या जैसा अतीत में था वैसा ही रहने दो।
रूढ़िवादी जो है, पहली इसकी परिभाषा जो हमने पढ़ी स्वभावगत, ये उसी से कहीं ना कहीं संबंधित है। और ये सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इन सभी प्रकार के परिवर्तनों का विरोधी है। समाज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो रहा हो, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, आर्थिक परिवर्तन हो रहा हो, कानूनी परिवर्तन हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक परिवर्तन हो, ये हर प्रकार के समर्थन, ये विरोधी है हर प्रकार के परिवर्तन का। इस रूढ़िवाद का प्रभेदक लक्षण परिवर्तन का भय है, और ये इसलिए परिवर्तन से डरता है क्योंकि इसे लगता है कि ये इसकी परंपराओं को समाप्त कर देगा और ये उसके लिए सही स्थिति नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं इसको डर भी है, रूढ़िवादी विचारधारा को या रूढ़िवादी व्यक्ति को ये डर के कारण क्या है, इन किसी भी प्रकार की समाज में हो रहे परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करता है। जो राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि रॉसिटर कहता है कि आमूलवाद के भय में परिवर्तन हो जाता है। यह आमूलवाद उन लोगों से संबंधित है जो पुराने मूल्यों, संस्थाओं तथा जीवन स्तर की शैलियों को नष्ट कर नए विश्व व्यवस्था की रचना का सुझाव देते हैं। यहाँ रॉसिटर का कहना है कि जो उदारवादी या जो रूढ़िवादी व्यक्ति है, उनको उन व्यक्तियों से डर है जो समाज की व्यवस्था में सुझाव देते हैं, किस प्रकार का, परिवर्तन का सुझाव। तो ये अमूलवादी भी हम इन्हें कह सकते हैं, और ये ऐसे अमूलवादी हैं जो समाज में हो रहे परिवर्तनों से डरते हैं। अब तीसरे प्रकार के रूढ़िवाद की बात करें तो तीसरा प्रकार का रूढ़िवाद है राजनीतिक रूढ़िवाद। तो रूढ़िवादी उन राजनीतिक दलों तथा आंदोलनों की आकांक्षाएं तथा क्रियाएं हैं जो विरासत में प्राप्त नैतिकता के पैटर्न तथा सिद्ध संस्थाओं को मान्यता देते हैं। यानी ये ऐसे रूढ़िवादी व्यक्ति हैं, राजनीतिक रूढ़िवाद से हमारा तात्पर्य है ये ऐसे रूढ़िवादी व्यक्ति हैं जिनको विरासत में जो चीज़ें मिली हुई है, जो उनको नैतिकता मिली है या जो भी संस्थाएं उनको मिली है, ये केवल उन्हीं को मान्यता देते हैं। यानी जो अतीत से संबंधित है, ऐसे व्यक्ति को जो चीज़ विरासत में मिलती है ये उससे छुटकारा पाना नहीं चाहते, उसको अपने साथ बांधे रखते हैं और उसी के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ये व्यक्ति दल तथा आंदोलन की नर्म वामपंथी के सुधारात्मक योजनाओं तथा उग्र वामपंथियों की परियोजनाओं का विरोध करते हैं। हम दो तरह के व्यक्तियों की बात करते हैं समाज में, नर्म वामपंथी और उग्र वामपंथी की। तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन की बात करते हैं, और रूढ़िवादी व्यक्ति जो है वो इन परिवर्तनों के विरोधी है। राजनीतिक रूढ़िवाद एक ऐसा तत्व है जो संगठित समाज को सार्वभौमिक तथा तत्कालीन स्थापित समाजों को अनिवार्यतः सुरक्षित मान्यता प्रदान करता है। प्रतिक्रिया रूढ़िवाद नहीं है, यह उन लोगों की स्थिति है जो भविष्य की अपेक्षा अतीत की अधिकाधिक प्रशंसा करते हैं तथा जो यह कुछ महसूस करते हैं कि अतीत में वापसी प्रयास योग्य है। राजनीतिक रूढ़िवाद से हमारा तात्पर्य है कि एक तो ये परिवर्तनों का विरोध करते हैं, जो भी उग्र वामपंथी या फिर नर्म वामपंथियों के द्वारा जो परिवर्तन किए जाते हैं उनका विरोध करते हैं, और ये इनको जो अतीत से जो चीज़ें मिली हुई है उनका समर्थन करते हैं। ये अपने अतीत के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये अतीत की वकालत करते हैं और उसी की प्रशंसा करते हैं, और कहते हैं कि जो कुछ अतीत में है वैसा ही वापस करने का इनका प्रयास रहता है। यानी अतीत में जैसी व्यवस्था थी उसी व्यवस्था में ये पुनः लौट जाना चाहते हैं। तो रूढ़िवाद की विशेषता की बात करते हैं। सबसे पहली जो इसकी विशेषता है, इतिहास तथा परंपरा। यानी इतिहास और परंपरा से रूढ़िवाद किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक होगा कि अगर रूढ़िवाद की अगर हम बात करें, चाहे रूढ़िवादी व्यक्ति हो या विचारधारा हो, तो ये स्पष्ट तौर पे स्पष्ट किया जा सकता है कि रूढ़िवादी विचारधारा इतिहास और परंपरा से जुड़ी रहती है। तो उसका इसके साथ जुड़े रहना, इतिहास और परंपरा के साथ जुड़े रहना एक अनिवार्य तत्व है। और अगर हम इतिहास को समझने का प्रयास करें कि आखिर इतिहास क्या होता है, तो हम जानेंगे कि इतिहास जो है ये एक अनुभव है। अनुभव का दूसरा नाम ही इतिहास है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान हुए मैनहीन, माफ़ कीजिएगा, तो उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि रूढ़िवाद के रूप में तथ्यों का विश्वसनीय रूप में देखना मानो ऐसा है जैसे कोई अतीत में घटनाओं का अनुभव कर रहा हो। मैनहीन के इस वाक्य से ये स्पष्ट होता है कि रूढ़िवाद जो है उनका विश्वास किसमें होता है, अतीत की घटनाओं में, और अतीत की घटनाओं को ही हम इतिहास के साथ जोड़ते हैं, यानी इतिहास कहते हैं।
तो रूढ़िवादी जो विचारधारा है इसका विश्वास किस में होगा? अतीत की घटनाओं में। और अगर हम बात करें सही इतिहास की, तो सही इतिहास क्या होता है? सही इतिहास से यहाँ पे ये हमारा तात्पर्य है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा हो, विकसित किया गया हो और जो समाजों, आदतों और पूर्वाग्रहों पर आश्रित हो, यानी उसका अस्तित्व, यानी इतिहास का अस्तित्व क्या है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित हुआ हो समाज के ऊपर, और लोगों की आदत और पूर्वाग्रह जो है ये सारे इतिहास का अस्तित्व है। और इतिहास अथवा मनुष्य की सत्यता पर अड़े रहना रूढ़िवादी तत्व है। यानी रूढ़िवादी तत्व जो है किसकी बात करेगा? इतिहास की। उसका बेस जो है इतिहास है, वो अतीत से जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार देखते हैं हम कि रूढ़िवादी तत्व इतिहास के ऊपर या अतीत के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। इतिहास का परंपराओं द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदर्शित होता है तथा परंपराएं इतिहास का मुख्य घटक होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले ही हमने हेडिंग में बात किया कि जो रूढ़िवादी विचारधारा इतिहास और परंपरा से संबंधित है। इतिहास के तौर पे समझा कि इतिहास जो क्या है ये अनुभव पे आधारित है और पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित हुई है। और रूढ़िवाद भी इतिहास के ऊपर डिपेंडेंट है और अतीत की घटनाओं की बात करता है। दूसरी बात करते हैं हम परंपराओं के ऊपर। तो रूढ़िवाद का जो प्रमुख जो सार है अगर बात करें तो क्या है? उसकी परंपराएं हैं। रूढ़िवाद किस पे डिपेंड करता है? अत्यधिक अपनी परंपराओं के ऊपर, और उसकी अपनी परंपराओं की रक्षा करने का प्रयास करता है, अपने रीति रिवाजों और संस्थाओं को बनाए रखने का बात करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रूढ़िवादी विचारधारा जो भविष्य है उसकी अपेक्षा इतिहास में, यानी इतिहास अतीत की घटनाओं में अधिकतर जुड़ी रहती है, अपने रीति रिवाजों, परंपराओं और इतिहास को बनाए रखने की वकालत करती है और उस प्रकार की संस्थाओं की बात करेगी जो पहले अतीत में थी। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी हेडिंग की ओर चलते हैं। दूसरा है मानवीय अपूर्णता, पूर्वाग्रह तथा विवेक। तो यहाँ पे शब्दों को सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिए कि मानवीय अपूर्णता क्या होता है, पूर्वाग्रह और विवेक क्या होता है। तो अगर हम रूढ़िवाद दर्शन की बात करें तो रूढ़िवादी जो एक व्यक्ति होगा तो उसके लिए मनुष्य के आधार की जो जड़ें हैं वो विवेक ना होकर पूर्वाग्रह होती है। अगर हम किसी भी चीज़ को दो तरीके से देखते हैं, एक विवेक पे यानी अपने बुद्धि के इस्तेमाल से, मस्तिष्क बुद्धि के इस्तेमाल से, और दूसरा जो है पूर्वाग्रह के अनुसार। तो रूढ़िवादी अगर मान्यता की बात करें तो रूढ़िवादी किस प्रकार से देखेगा किसी भी घटना या किसी चीज को? वो पूर्वाग्रह के आधार पर देखता है, ना कि विवेक के आधार पर। अगर हम उदारवादियों की बात करें तो उदारवादी क्या सोचते हैं कि हर चीज नैतिक है, विवेकीय है और उसे हर चीज समाज बनाता है। लेकिन अगर रूढ़िवाद की बात करें तो रूढ़िवाद क्या कहता है? ये अपूर्ण मानता है, इसे अपूर्णता का प्रतीक समझते हैं। और रूढ़िवादी व्यक्ति किसी भी चीज को विवेक से या नैतिकता से नहीं देखते, बल्कि पूर्वाग्रह से और अतीत के साथ इसको जोड़कर देखते हैं। रूढ़िवादी जो लोग हैं उनका विश्वास है कि जो एक लोग है, जीवन है, व्यक्ति का जीवन है, वो एक आश्रित जीवन है। व्यक्ति का जीवन जो है आश्रित जीवन है और एक व्यक्ति हमेशा अकेलेपन से डरता है, ठीक है, तो अकेला नहीं रहना चाहता कभी भी समाज में। और इस कारण अकेले ना रहने के कारण वो स्थिरता की बात करता है और सुरक्षा की बात करता है। ये किसकी बात करें हम? रूढ़िवादी व्यक्ति की। रूढ़िवादी व्यक्ति ये समझता है कि जो समाज का व्यक्ति है वो क्या है? अकेला नहीं रहना चाहता, और इसीलिए अकेले ना रहने के कारण वो जो पूर्ण स्थिति है, जो यथा स्थिति है उसको बनाए रखने की, यानी स्थिरता की बात करता है, जैसा है वैसा रहने दो, और अपनी सुरक्षा की मांग करता है। और सुरक्षा के लिए कई बार वो इतना अधिक प्रेरित हो जाता है कि समाज में हो रहे परिवर्तनों को भी रोकने का प्रयास करता है। अगर रूढ़िवादी की बात करें तो इन लोगों को वो चीज़ें ज़्यादा पसंद आएगी जो इनकी परिचित हो, यानी जिससे ये भली तरीके से वाकिफ़ हो, जिसको अच्छी तरीके से जानते हो, ये चाहे किसी व्यक्ति की बात करें या किसी वस्तु या समाज की। तो रूढ़िवादी व्यक्ति उसको अधिक पसंद करेंगे जिससे वो परिचित हो, जिसको वो अच्छे तरीके से जानते हो। और रूढ़िवादी अगर व्यक्ति की बात करें तो ये सदैव स्वतंत्रता की कुर्बानी करने के लिए तत्पर रहते हैं। रूढ़िवादियों का मानना है कि लोग अपने स्वभाव के कारण अमूर्त विचारों में संदेह व्यक्त करते हैं तथा अपने विचारों को अनुभव व वास्तविकता पर आधारित रखते हैं। रूढ़िवादी जो व्यक्ति है, इनके जो विचार होते हैं, यानी जो सोचने समझने की शक्ति होती है, ये अधिकतर डिपेंडेंट होगी अनुभव के ऊपर और वास्तविकता के ऊपर। ये दूरगामी व्यक्ति नहीं होते, ये भविष्य का नहीं सोचते, बल्कि अतीत में जो चल रहा है उसी के ऊपर बात करेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है जैविक समाज, स्वतंत्रता तथा समानता। तो इस रूप में हम देखें अगर रूढ़िवाद को, तो रूढ़िवाद क्या कहता है? रूढ़िवाद के अनुसार जो समाज है वो जैविक है
और व्यक्ति समाज से बाहर नहीं रह सकता, ऐसा रूढ़िवाद कहते हैं। समाज के बिना व्यक्तियों का कोई वजूद नहीं है, वह समाज के अंदर उनके अटूट अंग होते हैं तथा समाज से जुड़े रहते हैं। रूढ़िवाद का कहना है कि समाज जो है व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है और व्यक्ति बिना समाज के नहीं रह सकता, उसका एक अटूट अंग है, व्यक्ति समाज का एक अटूट अंग है। व्यक्ति सामूहिक जीवन के अंग होते हैं और सामाजिक समूह व्यक्तियों को न केवल सुरक्षा देते हैं अपितु उन्हें अस्तित्व भी प्रदान करते हैं। तो जैविक समाज आप समझ चुके होंगे कि रूढ़िवाद क्या कहते हैं, कि जैविक समाज से रूढ़िवाद का यहाँ पे यही अर्थ है कि व्यक्ति जो है एक समाज का अभिन्न अंग है और बिना समाज के व्यक्ति अपनी जीवन की कल्पना नहीं कर सकता, वो उससे किसी ना किसी तरह से जुड़ा रहता है। अब हम दूसरी बात करते हैं स्वतंत्रता के बारे में रूढ़िवादियों की क्या धारणा है। तो स्वतंत्रता के विषय में रूढ़िवादियों की धारणा है कि स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति के उनके हाल पर अकेले छोड़ना नहीं है। अगर हम आज की बात करते हैं, हम कहते हैं कि व्यक्ति को इंडिपेंडेंस दे दो, स्वतंत्रता दे दो कि वो जो करना चाहे वो करे, बजाय बस इस शर्त के कि उसके स्वतंत्रता से किसी दूसरे व्यक्ति को हानि ना पहुंचे। लेकिन रूढ़िवाद ये कहता है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ना, ये उसे पूर्ण स्वतंत्र छोड़ देना, ये स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ उसे उनके सामाजिक दायित्व व बंधनों के साथ जोड़ना है। रूढ़िवाद के अनुसार स्वतंत्रता वो है जो व्यक्ति को सामाजिक दायित्व के साथ और सामाजिक बंधनों के साथ जोड़े रह सके, उनके लिए ये स्वतंत्रता है। रूढ़िवादियों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ है प्रारंभिक रूप में लोगों को उनके कर्तव्य पालन का बोध करवाना। तो रूढ़िवाद के लिए स्वतंत्रता क्या है, व्यक्ति को एक तो अकेला नहीं छोड़ो, उसको सामाजिक दायित्व और बंधनों का अनुभव करवाओ और उसके साथ उसको जोड़ के रखो। इसके अलावा व्यक्ति की स्वतंत्रता का सही अर्थ यह है कि सबसे पहले उसको अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाया जाए। अब हम बात करते हैं रूढ़िवाद के लिए समानता का क्या अर्थ है। तो रूढ़िवाद समानता को जो है नहीं मानते, इन्होंने समानता को स्पष्ट रूप से नकार दिया है और कहते हैं कि विविधतापूर्ण जैविक समाज में समानता का कोई स्थान नहीं हो सकता। रूढ़िवाद कहता है कि इस विविधतापूर्ण समाज में, समाज जो है हमारा विविधतापूर्ण है, यहाँ पे अलग अलग धर्म, जाति और अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से वह कहते हैं जो समाज इतना विविधतापूर्ण हो उसमें समानता का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। समानता के विभिन्न रूप व्यक्तियों तथा समूहों की स्वतंत्रताओं को जोखिम में डाल देते हैं और कहते हैं यदि समानता के नियम को अगर हम लोग पालन करें तो ये स्वतंत्रता को जोखिम पहुंचाएगा और स्वतंत्रता को संकट में डाल देगा। तो इस प्रकार ये स्वतंत्रता पे विशेष बल देते हैं बजाय समानता के। अब हम बात करते हैं सत्ता और शक्ति के रूप में रूढ़िवाद के। तो रूढ़िवाद कहता है कि सत्ता तथा शक्ति में रूढ़िवाद जो है इनमें अनेक समानताएं दिखती हैं इनको। रूढ़िवादी जो व्यक्ति है सत्ता और शक्ति को एक साथ जोड़कर देखते हैं ये, और कहते हैं कि शक्ति उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाती है जिनके पास प्रयोग करने की सत्ता हो, यानी जिस व्यक्ति के पास सत्ता होगी वो शक्ति का प्रयोग कर पाएगा। और सत्ता उनके जो सत्ता जो है, सत्ता क्या है उनके अनुसार, सत्ता वो कानूनी अधिकार है जिसको करने के लिए शक्ति रखना होता है। अब सत्ता के लिए आपको शक्ति चाहिए और शक्ति के द्वारा सत्ता आपकी स्थापित हो जाएगी। तो दोनों को ये एक दूसरे से जोड़कर देखते हैं और कहते हैं कि किसी भी जैविक एवं सुसंगत समाज में व्यवस्था को बनाए रखना अनिवार्य है, यानी किसी भी समाज के लिए व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य है। और व्यवस्था बनाए रखने के लिए रूढ़िवादी शक्ति और सत्ता दोनों को अनिवार्य अंग मानते हैं। तो ये दोनों को एक मिला जुला रूप देखते हैं और दोनों में समानताएं बताते हैं कि समाज में शक्ति और सत्ता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों ही समाज के अनिवार्य अंग होते हैं। अब हम बात करते हैं संपत्ति तथा जीवन के बारे में रूढ़िवादियों के क्या विचार हैं। तो रूढ़िवादी के लिए संपत्ति का अपना एक अलग विशेष महत्व होता है। उनका मत है कि संपत्ति एक व्यापक मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक लाभ होता है। रूढ़िवादी संपत्ति को मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक लाभ कहते हैं और कहते हैं कि यह सुरक्षा प्रदान करती है, यानी अगर किसी व्यक्ति के पास संपत्ति है तो उसको ये सुरक्षा प्रदान कराती है, लोगों में आत्मविश्वास पैदा कराती है। जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वो सुरक्षित होगा और आत्मविश्वासी होगा। सामाजिक मूल्यों को प्रोत्साहित करती है। कौन करती है? संपत्ति। ये रूढ़िवादियों का ऐसा मत है कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वो सुरक्षित होगा, उसमें आत्मविश्वास होगा और सामाजिक मूल्यों के प्रति जो है वो प्रोत्साहित होगा। अंत रूढ़िवादियों की ये मांग थी कि संपत्ति जो है, संपत्ति का जो अधिकार है उसको बनाए रखा जाए और व्यक्ति की संपत्ति की हमेशा सुरक्षा की जानी चाहिए।
तो आप संपत्ति के अर्थ के बारे में भी समझ चुके होंगे रूढ़िवाद के अनुसार। अब बात करते हैं धर्म तथा नैतिकता पर रूढ़िवादियों के क्या विचार हैं। ये आखिरी पॉइंट है इसका। तो रूढ़िवादी जो है धर्म तथा नैतिकता पर बल देते हैं, और इसका कारण यह है कि उनका विश्वास है कि जब जनमानस यानी आम जनता, आम लोग रूढ़िवादिता से दूर हो जाते हैं तो वो पागलपन से ग्रस्त और संतुलन खो बैठते हैं। रूढ़िवादियों का ऐसा मानना है कि समाज में धर्म और नैतिकता बहुत आवश्यक है, और यदि व्यक्ति रूढ़िवादिता से अलग हो जाए यानी धर्म और नैतिकता से अलग हो जाए तो वो पागलपन का शिकार हो जाएगा और अपना संतुलन खो बैठेगा। धर्म को उन्होंने एक आध्यात्मिक तत्व के रूप में दिखाया और कहते हैं कि जो समाज को एक नैतिक ढांचा प्रदान करता है। किसकी बात करें? धर्म की। जो व्यक्ति धर्म का पालन करेगा उसमें वो समाज में क्या होगा कि वो नैतिकता का ढांचा प्रदान करता है, किसको? समाज को। अतएव रूढ़िवादियों के लिए देखिए तो धर्म और रूढ़िवाद दोनों घनिष्ठ संबंध है, दोनों यानी धर्म और रूढ़िवाद दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो इस चैप्टर को आज हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने रूढ़िवाद के अर्थ, प्रकार और उसकी विशेषताओं को जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।